हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एक और फाइनेंशियल हम कवर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें समझने की क्या जरूरत है कि अभी तक हम जितने भी फाइनेंशियल पढ़ते हुए आ रहे हैं ना Q2 में, सबके सब में कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। किसी का ग्रोथ स्लो डाउन का प्रॉब्लम है, ज्यादातर की क्या है, एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, और एसेट क्वालिटी खराब होने की वजह से ग्रोथ नीचे आ रहा है। तो जब पूरे के पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, और वो हमें पता कैसे चल रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो सबसे बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, से आप सबसे बड़े बड़े बैंक्स देख लो, उन सब में ये प्रॉब्लम आ रही है। आप कोटक महिंद्रा बैंक देख लो, उसने बताया कि हमारी एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमारा जो माइक्रो फाइनेंस वाले डिवीजन है, वहां से हम पैसा ढंग से रिकवर नहीं कर पा रहे। आप इंडसइंड बैंक देख लो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लो, सबके सबकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज बन जाती है, क्योंकि अगर आपके जो एकदम टॉप टियर वाले बैंक्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई इनकी 20 साल 30 साल की लेगेसी है, और इसकी वजह से इनकी बुक कभी खराब नहीं होती, इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर उनकी बुक भी खराब हो रही है, तो ये जो चुनने मुन्ने से प्लेयर है, छोटे छोटे से प्लेयर हैं, इनकी तो हालत और भी ज्यादा खराब रहेगी। तो इनके ऊपर हमें और भी ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है कि भाई कहीं कोई ना कोई ऐसा हमारे पास कंपनी ना आ जाए जो एकदम से एसेट क्वालिटी हमारी खराब करके निकल जाए और उस कंपनी की बैंड बच जाए। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस का सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि भाई ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये फुल सर्विस बैंक में क्या फर्क है। देखो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दो चीजों का ही फर्क है। एक तो ये कुछ कुछ तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू नहीं कर सकते। तो एक ये लोग ये वाली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके अलावा इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अपनी 25% ऑफ द ब्रांचेस खोले रूरल सेगमेंट में, तो गांव वाले एरिया में इनका ज्यादा प्रेजेंस होता है। अब गांव वाले एरिया में अगर आपका प्रेजेंस होगा, तो आप कौन से लोन दोगे? आप एमएफआई वाले लोन दोगे, आप छोटे टिकट साइज वाले माइक्रो फाइनेंस लोन दोगे, और वहां पर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो हमें और भी ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इनकी एसेट क्वालिटी किस तरफ जा रही है। तो चलिए, ये चीज हमने समझ ली, तो अब हम शुरुआत कर देते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। Q2 का रिजल्ट हम एनालाइज करने जा रहे हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 1400 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब चलो, अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोन बुक ग्रोथ देखने जाएं, तो लोन बुक ग्रोथ आया 35% ओवर वाई लेवल का, बहुत बढ़िया ग्रोथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी इस इतने का ही गाइडेंस देके चल रहा है, इतना ही डिलीवर किया, तो यहाँ पर तो कंपनी ने चेकबॉक्स टिक कर दिया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत आई नहीं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी ग्रोथ देखें, तो 3.6% के आसपास का ग्रोथ था, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लमेटिक बात है नहीं। डिस्बर्समेंट ग्रोथ भी ढंग का आया, 23% के आसपास का डिस्बर्समेंट ग्रोथ आया, बट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा नीचे था। तो चलो कोई बात नहीं, एक क्वार्टर हम छोड़ सकते हैं, एक क्वार्टर में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, एक होता है कि आपकी लॉन्जिविटी इन ग्रोथ आना चाहिए, और वो अगर आप 5 साल का पीरियड लेके चल रहे हो, तो 5 साल के पीरियड में ऐसे 2 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर आएंगे जब आपका डिस्बर्समेंट थोड़ा सा नीचे होगा, आपके 10 में से 2 मैटर खराब हो जाएंगे, बट आपको उसको ट्रैक करके चलना है और उसको समझ के चलना है कि भाई क्या ये वन ऑफ इवेंट है, एक बार हुआ है, या अभी आगे की हर बार की कहानी बनने वाली है। तो ये चीज समझ के चलनी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा डिस्बर्समेंट नीचे आया, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आपने वाई वाई लेवल पर ढंग का परफॉर्म किया, आपका एयूएम ग्रोथ पे ढंग से आया, जो लोन बुक ग्रोथ था वो भी आपका ढंग से आ रहा है। अभी अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। दूसरा, बैंक के केस में क्या देखने को मिलता है कि भाई अगर आपका लोन बुक 35% के आसपास में बढ़ रहा है, तो आपका डिपॉजिट ग्रोथ भी इसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर डिपॉजिट ग्रोथ कम होगा, तो आपका लेवरेज रेशो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, और आप सस्टेनेबली इस पेस पे ग्रो नहीं कर पाओगे। आपका कुछ टाइम बाद जब आप 10 टाइम्स 11 टाइम्स के आसपास लेवरेज पहुंच जाओगे, तब या तो आपको क्यूआईपी करना पड़ेगा, या आपको ग्रोथ नीचे लेके आना पड़ेगा। तो डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम डिपॉजिट के पेस ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें, तो डिपॉजिट ग्रुप आए 39% ओवर वाई लेवल, तो बहुत बेहतरीन, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमें क्या देखना है, कासा रेशो का क्या हुआ। भाई कासा रेशो क्या है? करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। तो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट क्या है? बैंक के लिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड है, इससे सस्ता बैंक को कहीं भी फंड नहीं मिलता। तो अगर वो अपने कस्टमर से 3 4% 5% के आसपास का कासा पे पैसा ले लेता है, और उसको लोन आउट कर दे 7 8 9% 10% 11% पे, तो उसका स्प्रेड ढंग का बनता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग उसकी नीचे रहती है, कंट्रोल में रहती है। तो ये चीज भी हमें देख के चलना है। अब एक और चीज समझते हैं। देखो, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसमें आपको कासा रेशो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इनका कासा रेशो 20 25 30 के आसपास ही रहता है। जो हमारे फुल सर्विस बैंक है, उनका कासा रेशो काफी अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा ब्रांड प्रेजेंस होता है, ज्यादा ब्रांड वैल्यू होती है, इसलिए उनका कासा भी बेटर होता है। तो इनके अगर कासा के बारे में बात करें, तो इनका कासा इंप्रूव किया ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, फ्रॉम 17.6% टू 17.7%। तो ये अच्छी बात है। एटलीस्ट आपने कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई, तो एटलीस्ट आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपका इस लेवल, जो आपका 17 18% का लेवल है, इससे भी आपका कासा नीचे गिर जाए। तो आपने एक काम तो बढ़िया किया, यहाँ तक भी हमारा कहानी सब कुछ ठीक ही चल रही है। अगर हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में बात करें, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जरूर इनका थोड़ा सा बढ़ गया, पर 41 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 0.4% के आसपास का इनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गया, और इसी की वजह से हमें देखने को मिला इनके थोड़ा सा निम्स में कंप्रेशन भी आया।
अगर हम निम्स के बारे में बात करें, तो निम्स अब इनके गिर के रह गए 9.7% के आसपास। तो ठीक है, कोई कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया निम्स है। ये थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हर क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर लेवल पे हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब कंपनी रिजल्ट निकालेगी, तो हर बार निम्स का नंबर आएगा ही आएगा। तो कभी निम्स का नंबर 10-20 बेसिस पॉइंट्स ऊपर आएगा, कभी 10-20 बेसिस पॉइंट्स नीचे आएगा। हमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, क्या ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो मोर और लेस कंपनी काम बढ़िया ही कर रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लमैटिक पार्ट पे, अब आ जाते हैं हम हमारी एसेट क्वालिटी के ऊपर। अगर हम एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, तो वो थोड़ी-सी खराब हो गई। अब देखो, एसेट क्वालिटी हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे क्यों देखेंगे? क्योंकि देखो, अगर आप वाई-ओ-वाई लेवल पे देखोगे, तो बीच के जो 3 क्वार्टर हैं, जैसे हम Q2 FY24 को अगर Q2 FY25 से कंपेयर करने जाएँगे, तो आप Q3 छोड़ दोगे, Q4 छोड़ दोगे और इस बार वाला Q1 छोड़ दोगे। तो इतना 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 9 महीने का अगर आपने टाइम छोड़ दिया, तो आप बहुत लेट हो जाओगे डिटेक्ट करने में कि भाई आप कब एसेट क्वालिटी खराब हो गई और कब आपके हाथ से कहानी निकल गई, कब कब बैंक एकदम बकवास बन गया। तो ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एसेट क्वालिटी देखें, तो इनका एसेट क्वालिटी खराब हो गया। फ्रॉम 2.7% टू 2.9% इनका एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए पहुंच गया। तो ठीक है, यहाँ पर भी आपने कंटेन किया अपने आप को, आपने बहुत ज्यादा अपनी एसेट क्वालिटी खराब होने नहीं दी। अगर मैं बाकी बैंक्स के बारे में बात करूं, तो किसी किसी का तो एसेट क्वालिटी ऐसा हुई है जो 3-3 गुना हो गया। जैसे पूना वाला फिनकॉर्प है, उनका ग्रॉस एनपीए नंबर 0.7% से 2.1% के आसपास हो गया। तो ठीक है, आपने अच्छा काम किया, आपने बहुत ज़्यादा स्लिपेजेस आने नहीं दिए, आपने थोड़ा-सा चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश करी। ट्रेंड खराब ज़रूर हुआ, आपकी क एसेट क्वालिटी बिगड़ी ज़रूर, बट बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ी। फ्रॉम 2.7% टू 2.9% के आसपास का आपका ग्रॉस एनपीए आया। अगर नेट एनपीए के बारे में बात करें, तो नेट एनपीए आपका बढ़ गया फ्रॉम 0.4% टू 0.8%, नेट एनपीए डबल हो गया। अब ठीक है, नेट एनपीए डबल हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया, उस पेज पे प्रोविजन नहीं बढ़ाई जिस पेज पे आपका ग्रॉस एनपीए खराब हुआ। तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.4% के आसपास का आपका ग्रॉस एनपीए पहुंच गया। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे देखें, तो आपने बहुत सही काम किया, 0.2% के आसपास के आपने अपने ग्रॉस एनपीए खराब होने दिया, उससे ज्यादा आपको लोड नहीं पड़ा। बट अगर हम कंपनी पर्सपेक्टिव से देखें, तो चीजें खराब हुई हैं, खराबी की तरफ निकली है, ट्रेंड गड़बड़ा गया है। तो ऐसे कंपनियों से हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। भाई देखो, सिंपल सी चीज है, मार्केट में 5,000 कंपनी, आपको सूर्योदय बैंक में ही पैसा क्यों बनाना है? आप कोई दूसरी कंपनी देखो, जिसके साथ और भी ज्यादा अच्छी चीजें हो रही हो, जिसमें अच्छा सेल्स ग्रोथ आ रहा हो। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में ही देखना हो, तो आप ऐसी अभी भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है, अच्छा लोन बुक ग्रोथ आ रहा है, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। तो आप उन कंपनियों की तरफ जाके देखो। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में बात कर ले, तो इनके पास 3 मेजर प्रोडक्ट है, 3 मेजर डिविजन में हम इनके लोन बुक को बांट सकते हैं। एक तो है हमारा रिटेल वाला डिवीजन। रिटेल वाला डिवीजन कंट्रीब्यूट करता है 44%। अब रिटेल वाले में भी बहुत सारे सब सेगमेंट्स है। आपका होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया। तो इन सारे सब सेगमेंट्स के बारे में हम और बाद में बात करेंगे। फिर आता है हमारे पास 25% का सेगमेंट, जो आता है आपके जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाले मॉडल से। और फिर हमारे पास आता है 30% का सेगमेंट, जो आता है हमारा विकास लोन वाले मॉडल से। अब देखो, जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाला मॉडल पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा काम किया था। सारी की सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल के ऊपर ही काम कर रही थी। इसमें ये लोग क्या करते थे, 5-6 गांव की औरतों को मिलाते थे, या 5-6 लोगों को एक साथ मिलाते थे, और एक साथ मिला के उनको लोन कर देते थे। तो 1 लाख रुपए का लोन 5 जनों में मिलके लोन कर दिया जाता था। तो वो लोग साथ में मिलके उस लोन का रीपेमेंट कर देते थे, और एक दूसरे के ऊपर बर्डन भी रहता था कि भाई ये वाले लोन पे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और ये मॉडल बहुत बेहतरीन चल रहा था। बट अभी पिछले आप 2-3 क्वार्टर से देखोगे, जितनी भी कंपनी इस मॉडल के ऊपर काम कर रही थी, सबको प्रॉब्लम आई। उन लोगों ने कह दिया कि भाई हमें कलेक्शन में करने में दिक्कत आ रही, क्योंकि ये लोग अपना प्रेजेंस ही नहीं बता रहे। तो जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल चलता कैसे था कि भाई इनका एक कलेक्शन एजेंट एक फिक्स डेट पे इनके गांव में जाया करता था, वहां पर बैठक लगती थी, और वहां पर सारा का सारा लोन कलेक्शन कर लिया जाता था। तो वहां पर जो बैठक हो रही थी, उसमें ही लोगों का प्रेजेंस खत्म हो गया। वहां पर लोगों ने आना ही बंद कर दिया, तो एक और प्रॉब्लमैटिक पार्ट हो गया। तो अब इतना जब आपने फैला हुआ लोन दे दिया कि आपने 5 जनों को लोन दिया है मिला के, तो अब आपको पांचों के घर-घर पे जाके लोन कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो इनके लिए कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ गई थी, इनके ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे, जितनी भी कंपनियां जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल पे लोन दे रही थी। तो इनका भी पहले मेजॉरिटी लोन 90-95% के आसपास का लोन जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल पे ही जाता था। बट अब ये इसको शिफ्ट कर रहे हैं कि विकास लोन की तरफ। विकास लोन में क्या कर रहे हैं, लोन में भी ये लोग जाके गांव में ही लोन कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे लोन कर रहे हैं। अब वो एक साथ 4-5 जनों का ग्रुप बना के लोन नहीं कर रहे हैं, अब एक एक बंदे को पकड़ रहे हैं और उसको लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें फिर भी थोड़ी सी कहानी ठीक है। अगर मैं आपको क्रॉस एनपीए दोनों का बताऊं,
तो जो आपका विकास लोन है वहां पर ग्रॉस एनपी है लगभग लगभग 2.4% के आसपास का। और जो हमारा जॉइंट लैंडिंग ग्रुप मॉडल है उस पर ग्रॉस एनपी पहुंच चुका है 6% के आसपास का। बट ठीक है, अब ये जो ग्रॉस एनपी वाला जो आपका जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाला जो भी लोन बुक है उसको वाइंड ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म ही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो अच्छी चीज है। मतलब जहां पर आपकी चीजें खराब हो रही थी आप उसको हटा रहे हो, बाजू बाहर कर रहे हो, और जहां पर अब आप नया लोन देने की शुरुआत कर रहे हो वहां पर अपना क्रॉस एनपी आपने ढंग से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये एक और अच्छी चीज है। अब देखो इस कंपनी में एक और चीज है, ये लोग क्या करते हैं, ये अपना जो भी माइक्रो फाइनेंस वाला लोन है ना, इसको थोड़ा सा सिक्योर करके रखते हैं इंश्योरेंस से। तो इन्होंने इसके लिए इंश्योरेंस ले रखा है। तो अभी क्या हुआ, जब इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ, तो अब ये क्या करेंगे, 3 क्वार्टर बाद Q1 ऑफ FY26 में जाके क्लेम डालेंगे कि भाई हमने आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था उस पे ये वाला लोन खराब हो गया, तो अब आप हमें इसका इसका रिफंड कर दो, इसका रिम्बर्समेंट कर दो। तो वहां से इनको रिम्बर्समेंट आ जाएगा। बट अब आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि भाई आपका एसेट क्वालिटी तो आज खराब हुआ, आपको प्रोविजंस आज करना पड़ा, आपकी बैलेंस शीट में वो प्रोविजंस आज देखे, इसकी वजह से आज आपका पार्ट नीचे देखने को मिल रहा है। तो चाहे वो 3 क्वार्टर बाद आपको पैसा मिल जाए, बट आज की डेट में तो आपके जेब से वो पैसा गया, आपकी जेब में तो ग्रॉस एनपीए बढ़ावा ही देखने को मिल रहा है। तो ये चीज भी हमें समझ के चलनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कवरेज की, तो जो अभी ये लोग नया लोन दे रहे हैं दैट इज 100% कवर्ड, और जो पुराना लोन दे चुके हैं वो लगभग लगभग 50-60% के आसपास कवर्ड है। तो अगर इस क्वार्टर में हम बात करें, इस क्वार्टर में इनकी लगभग लगभग 120-130 करोड़ रुपीज के आसपास की क्रेडिट कॉस्ट आ रही है, जिसमें से इनको 60-70 करोड़ रुपीज के आसपास का रिम्बर्समेंट देखने को मिल जाएगा इन Q1 ऑफ FY26। तो ये चीज पे हमें समझ के चलनी पड़ेगी। तो वहां पर ये इनके अदर इनकम वाले कंपोनेंट में, अदर इनकम में शायद ये लोग नहीं दिखाते, ये लोग शायद राइट बैक कर लेते हैं, मतलब इनको दिखाते हैं कि प्रोविजन हमारे कम हो गए, उस तरीके से लोग अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो Q1 ऑफ FY26 में हमें प्रोविजंस कम होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इंश्योरेंस का जो क्लेम वाला पैसा है वो क्लेम वाला पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो रिटेल वाले सेगमेंट की, जो वो 44% वाला सेगमेंट था। उसके अगर आप अच्छा, उससे पहले एक और चीज रह गई हमारा, हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर ग्रोथ कितने परसेंट से आ रहा है। तो ये ठीक ठाक परसेंट से ग्रो कर रहे हैं, ये रफली रफली 23-24% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है इस वाले सेगमेंट में, जो आपका ये जॉइंट लैंडिंग ग्रुप प्लस विकास लोन, मतलब ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस वाला डिविजन है, ये 24-25% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक ग्रोथ है। अब आ जाते हैं हम अपने रिटेल वाले सेगमेंट में। रिटेल वाले सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये जो हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये ग्रो कर रहे हैं रफली रफली 40% के आसपास से। और ये तो फुल्ली सिक्योर्ड लोन है भाई, जिस घर के लिए आप लोन दे रहे हो आपने उसी को कोलाटर रख रखा है, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप लोन दे रहे हो आपने उसी को कोलाटर रख रखा है। और इनका एलटीवी भी कोई ज्यादा नहीं है। एलटीवी क्या, लोन टू वैल्यू रेशो, मतलब जिस प्रॉपर्टी का कीमत अगर 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए आप वैल्यू कितना दे रहे हो, उसको लोन अमाउंट कितना दे रहे हो। तो अगर आपने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए 50,000 रुपए का लोन दिया, तो आपका एलटीवी बन गया 50% के आसपास। तो इनका एलटीवी में भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा इन्होंने लोन डिस्पर्स भी नहीं कर रखा। तो यहाँ तक भी कहानी ठीक चल रही है, यहाँ तक भी अभी हमें कोई दिक्कत देखने को मिल नहीं रहा। ठीक है जी, चलिए ये भी हमने देख लिया। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं इनका ज्योग्राफिकल मिक्स क्या है। तो देखो, ज्योग्राफिकल मिक्स में अगर हम बात करें, इनका जो सबसे मेजर स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ही जो माइक्रो फाइनेंस लोन आ रहे हैं वो भी ज्यादातर महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। 31% के आसपास के माइक्रो फाइनेंस लोन महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और ओवरऑल अगर हम लोन बुक के बारे में बात करें तो 21% आ रहा है महाराष्ट्र से। तो ये चीज भी हमने देख ली। उसके बाद 26% आता है तमिलनाडु से, 10% आता है उड़ीसा से, 10% आता है गुजरात से, और 10% आता है हमारा कर्नाटक से। ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी के नंबर किस तरीके के हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 36% ओवर वाई लेवल। तो 35% से आपने अपना जो लोन बुक था उसको बढ़ाया, तो 36% से आपका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया। तो दैट इज ओके, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम वेंट अप बाय 28% ओवर वाई लेवल, वाइल ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 35% ओवर वाई लेवल। तो आप देखो तीनों चीज को एक साथ देखो, आपका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बाय 35%, टोटल इनकम बढ़ा बाय 28%। इसका मतलब जो आपका अदर इनकम कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कम पेस पे बढ़ा, वो 22% के आसपास पे ही बढ़ा। अब जब आपका टोटल इनकम 28% से बढ़ा, और आपका जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ा बाय 35%, इसका मतलब क्या, आपको हल्का सा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। मतलब जो आपके खर्चे हैं, खर्चे 28% से नहीं बढ़े, खर्चे 28% से भी कम पेस पे बढ़े। तो यहाँ पर भी काम कंपनी ने काम अच्छा किया है। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, जो चीज हमें आते हुए भी देखने को मिली है।
बट अब कहानी उसके बाद खराब हो जाती है क्योंकि हमने प्रोविजंस हमें बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ गए। अब देखो क्या होता है, आपके पास जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप जो चीजें रिड्यूस करते हो, आप टैक्स रिड्यूस करते हो और अपने प्रोविजंस रिड्यूस करते हो। टैक्स रेट मोर और लेस कांस्टेंट रहता है कि भाई अगर आप 20% का टैक्स लग रहा है तो 20% का ही लगेगा, वो प्रोपोर्शनली चलता रहता है। अगर 30% लग रहा है तो हर क्वार्टर 30% के आसपास का ही लगेगा। जो वेरिएबल चीज है दैट इज क्रेडिट कॉस्ट, दैट इज प्रोविजंस, कि आपने इस बार कम प्रोवाइड किया या इस बार आपने ज्यादा प्रोवाइड किया। तो इस बार जैसे ही इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ, चाहे वो आपको 3 क्वार्टर बाद रिफंड में मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, बट आज की डेट में तो आपको प्रोविजन करना पड़ा ना। तो इसलिए इनका प्रोविजन बढ़ गया बाय 150%। इसकी वजह से अगर आप देखोगे इनका पार्ट डी ग्रू बाय 10%। तो यही है प्रॉब्लमैटिक पार्ट। तो अगर आपका क्रॉस एनपीए नंबर्स ऊपर जाते हैं, आपकी एसेट क्वालिटी खराब होती है, तो सीधी सीधी आपको दो चीजों में फर्क देखने को मिलता है। एक तो पेस ऑफ ग्रोथ हमें घटता हुआ देखने को मिलता है। इस केस में नहीं हुआ क्योंकि पहला ही क्वार्टर ऐसा था, अभी तक पिछले क्वार्टर तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब इस क्वार्टर में एकदम से एसेट क्वालिटी खराब हुई तो आपको एकदम से लोन बुक ग्रोथ में तो फर्क नहीं देखने को मिलेगा वाई वाई लेवल पे। बट हाँ, अब आपको हो सकता है कि अगर इनकी एसेट क्वालिटी ढंग से सुधरी नहीं अगले क्वार्टर तक, तो आपको देखने को मिले कि जो 35-36% के आसपास के लोग लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने लगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, आपके प्रोविजन बढ़ते हैं। अगर आपके प्रोविजन बढ़ेंगे तो जो आपका पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा, पार्ट में उतना ग्रोथ आएगा नहीं, पार्ट में नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो वो चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। तो चलिए, कहानी तो यही थी। इसके बाद हम बात कर रहे थे इनके गाइडेंस की। तो इनका FY25 का क्या गाइडेंस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो FY25 ये लोग क्लोज करना चाह रहे हैं 30 to 35% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ से। तो अभी तक तो ये लोग डिलीवर कर रहे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं थी। बट इस क्वार्टर में जो इन्होंने ये अपना ग्रॉस एनपीए नंबर रिपोर्ट किया है, इसके बाद देखना पड़ेगा कि कंपनी आगे क्या कहता है। कि भाई अभी जो हमारा ग्रॉस एनपीए खराब हुआ है, जो ऊपर की तरफ गया है, क्या इसके बावजूद भी हम इसी को मेंटेन करके चल रहे हैं, या इसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग डिपॉजिट ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं बिटवीन 40 to 45%। अब ये क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 17-18% के आसपास का कासा है। तो इस कासा को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, इस कासा को ये लेके जाना चाह रहे हैं 25-26% के आसपास तक का। तो इसकी वजह से इनका डिपॉजिट ग्रोथ रेट ये लोग ज्यादा एम कर रहे हैं, ज्यादा पेस पर बढ़ने के लिए। तो ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद कासा टू रीच अबाउट 20% इन इन FY20 इन FY25 इटसेल्फ। तो ठीक है, यहाँ पर भी हमें एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो देखने को मिली। इस बार हमारा कासा नीचे की तरफ नहीं गया, ये भी अच्छी चीज है। और ग्रॉस एनपीए नंबर बिलो 2.5% एंड नेट एनपीए नंबर बिलो 0.6% के आसपास। तो ये पिछले क्वार्टर तक तो सारी चीजें हो चुकी थी। पिछले क्वार्टर तक ये लोग अपनी कासा इंप्रूव कर रहे थे, अपना लोन बुक ग्रोथ 30-35% के आसपास लेके आ रहे थे, अपना डिपॉजिट ग्रोथ 40-45% के आसपास लेके आ रहे थे, ग्रॉस एनपीए नंबर नीचे की तरफ आ गए थे। बट इस क्वार्टर में सारी की सारी कहानी चेंज हो गई। जैसे ही हमारा जो माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है उसमें एसेट क्वालिटी खराब हो गई, आपके ग्रॉस एनपी नंबर ऊपर पहुंच गए, नेट एनपी नंबर ऊपर पहुंच गए। तो यही चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम फाइनली आरओई के गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी कहती है कि जो हमारा भी 10 के आसपास का आरओई है उसको बढ़ा के हम 14 to 16% के आसपास तक के आरओई पे लेके जाएंगे। तो अगर आरओई में इंक्रीमेंट हो रहा है तो कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो ये तो हमें पता ही है, क्योंकि आरओई क्या है, आरओई इंटू लेवरेज। तो आप आरओई भी बढ़ाओगे और लेवरेज भी बढ़ाओगे, तभी जाके आपका आरओई बढ़ेगा। तो चलिए, यही थी कहानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एक और फाइनेंशियल कवर कर लिया। प्रॉब्लम वही है कि एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, और किसी भी फाइनेंशियल में अगर एसेट क्वालिटी खराब होती है ना, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। उसमें हमें और भी ज्यादा कॉशन के साथ चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर एक कंपनी का एसेट क्वालिटी खराब हो गया ना, तो फिर उसको रिकवरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर कंपनी के पास पीछे की बहुत तगड़ी हिस्ट्री है, तो फिर भी उसके चांसेस बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा एंटिटी बन चुका है वो, फिर भी उसके चांसेस बन जाते हैं रिकवर करने का। नहीं तो इस सिचुएशन में बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिनकी बैंड बच जाती है। जैसा हमने एग्जांपल देखा था फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस का। तो फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस बहुत लंबे लंबे दावे कर रहा था कि हम 30-35% से ग्रो करेंगे। फिर उनका वो पंजाब से सिचुएशन चालू हुआ और अक्रॉस इंडिया फैल गया, और उनकी एसेट क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हुई कि मेरे हिसाब से तो इस बार जो वो रिजल्ट दिखाएंगे उसमें लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा हमें फाइनेंशियल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है एसेट क्वालिटी का, और इनका भी एसेट क्वालिटी हमें खराब ही होता हुआ देखने को मिला है। हाँ, अभी वो सारी बात ठीक है कि भाई इन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, रिम्बर्समेंट भी देखने को मिल जाएगा, बट हाल फिलहाल हालात तो ठीक लग नहीं रहे फाइनेंशियल सेक्टर में। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।